नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज से हम एक करंट के मुद्दों की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिससे आपकी करंट के जो मुद्दे हैं, अभी जो देश दुनिया में हो रहा है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर आपकी समझ है वो विकसित होगी। हम मैं प्रयास करूंगा कि आपको उस मुद्दे के बारे में सब कुछ बताऊं, जो जो आपके लिए जानना आवश्यक है, ताकि आपके मेंस में जो आरएस मुख्य परीक्षा है उसमें और आपके आरएस के जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें आपको हमारी ये वीडियो सीरीज लाभदायक हो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अभी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, राज्यपाल की जो विधेयकों को लंबित रखने से संबंधित जो विवाद था, काफी लंबे समय से जो विवाद चल रहा था, अपन बार बार जब भी अपन पढ़ते थे तो सुनते थे कि आज केरल में विवाद हो गया, आज पश्चिम बंगाल में जब जगदीप धनखड़ जी वहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे तो अक्सर विवाद होता था। ठीक है, अपन देखते हैं कि कर्नाटक में अक्सर विवाद हो जाता है। तो राज्यपाल की पद हमेशा से एक वो पद रहा है जिसको लेकर जब से हमारा देश में संविधान लागू हुआ है तब से विवाद होता रहा है। लेकिन ये विवाद था उसमें काफी बड़ा था कि राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को क्या रख लेते थे, अपने पास लंबित रख लेते थे। उस पर ना हाँ कहते थे ना कहते थे, कोई स्वीकृति देते ही नहीं थे। तो उससे क्या होता था कि जो वहाँ की निर्वाचित जो गवर्नमेंट है उसको जनता के फैसले लेने में समय लगता था, डिले हो जाता था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना एक जजमेंट दिया था, फिर राष्ट्रपति ने उनसे सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा और माननीय राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो संविधान पीठ बनी उसने इस पर अभी हाल ही में जो फैसला सुनाया है, अपन इसको डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो देखो, राज्यपाल बनाम राज्य सरकार, राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबित रखने वाले विवाद पर संविधान पीठ का अभी जो हाल ही में ऐतिहासिक फैसला है वो क्या है। देखो, सबसे पहले देखो कि मामला क्या था, शुरू कहां से हुई बात, कहानी। आप इसको, मेरी इस पूरी क्लास को आप एक कहानी की तरह समझोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं पूरी को आपको एक स्टोरी की तरह आपको बता रहा हूं, आप थोड़ा समझना और चीजों को एक दूसरे से लिंक करते जाना। और आप जब ये पूरा वीडियो देखोगे तो उसके बाद आपकी एक एक कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक कहानी की तरह देखना, कहानी की तरह सुनना और कहानी की तरह याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, देखो मामला क्या था, इधर देखना। देखो, मामला था तमिलनाडु का। तमिलनाडु विधानसभा ने जनवरी 2020 से 2023 तक, आपको पता है कि तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री है वो डीएमके के माननीय स्टालिन महोदय हैं। ठीक है, वो वहां के अब भी जो है वो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि एनडीए के विपक्ष की सरकार वहां पे है। तो हुआ क्या था कि जो तमिलनाडु की विधानसभा है उसने 12 विधेयक पारित किए, कहां से कहां तक, जनवरी 2022 से अपने 2023 तक। ठीक है, 12 विधेयक इन लोगों ने पास किए, जिनमें से अधिकांश राज्य विश्वविद्यालयों से संबंधित है, यानी कि एक नॉर्मल जो विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया उससे रिलेटेड थे। इन विधेयकों का उद्देश्य क्या था, देखना ये विधेयक किससे संबंधित थे। आप देखोगे कि गवर्नर की पोस्ट है वो अपन को क्या बताती है कि देखना, गवर्नर इनको क्यों नहीं पारित कर रहे थे। इन विधेयकों का उद्देश्य था राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से लेकर राज्य सरकार को देना। आपको पता है कि कुलपति राज्यपाल होता है, वो राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है, लेकिन राज्य सरकार वहां की क्या चाह रही थी कि भाई वहां की जो कुलपति है उसकी नियुक्ति का अधिकार है वो किसको दे दिया जाए, राज्य सरकार को दे दिया जाए। तो माननीय राज्यपाल महोदय ने इस पर क्या नहीं किए, अपने इसको स्वीकृति नहीं दी, अपने दस्तखत नहीं किए। ठीक है, तो राज्यपाल, वहां के राज्यपाल थे आर.एन. रवि सर। आर.एन. रवि ने इन विधेयकों पर कोई निर्णय नहीं लिया। देखो, न तो इन विधेयकों को मंजूरी दी, न वापस किया, न राष्ट्रपति को भेजा। 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप विधेयकों को अनुमति देते हो, या आपको उसको वापस करना होता है, या आप उसको राष्ट्रपति को भेजते हो। कुछ विधेयक 3 साल से भी अधिक समय से लंबित पड़े रहे। तो माननीय राज्यपाल महोदय ने 3-3 साल तक विधेयक लंबित पड़े रहे और उन पर कोई अपना निर्णय दिया ही नहीं। और ऐसा केवल
यहाँ तमिलनाडु में नहीं हो रहा था, केरल में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, लगभग हर राज्यों में ऐसी स्थितियां आ रही थी कि जहां पर अगर विपक्ष की सरकार है या ऐसे ही माननीय महोदय, राज्यपाल महोदय, वो क्या रख लेते थे, विधेयकों को लंबित रख लेते थे। ठीक, तो ये समस्या आ रही थी हमारे सामने। देखो, आपको पता है कि कोई भी विधेयक होता है वो कानून कब बनता है, कोई भी बिल होता है वो एक्ट कैसे बनता है, आपको पता ही होगा। देखो, कोई भी बिल होता है वो एक्ट कैसे बनता है, ऐसे देखना। सबसे पहले उस बिल को राज्य विधानमंडल पारित करता है। भाई, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में रखा जाता है। अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो दोनों से पारित करना होता है, और केवल विधानसभा है तो केवल विधानसभा से पारित करना होता है। तो राज्य विधानमंडल में रखते हैं, फिर राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद उस बिल को पारित करते हैं और फिर उसको माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा जाता है, गवर्नर के पास भेजा जाता है, और फिर राज्यपाल इस पर अनुच्छेद 200 के तहत अपनी क्या देते हैं, स्वीकृति देते हैं, अनुमति देते हैं। तब वो बिल है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो हो क्या रहा था कि राज्य विधानमंडल तो बिल पास कर रहे थे, लेकिन राज्यपाल है उन पर क्या नहीं दे रहे थे, अपनी अनुमति नहीं दे रहे थे। इससे वो विधेयक क्या नहीं बन पा रहा था, वो विधेयक कानून, एक्ट का रूप नहीं ले पा रहा था। और जब एक्ट का रूप जब तक विधेयक नहीं लेता तब तक वो क्रियान्वित भी नहीं हो पाता। ठीक, तो ये समस्या आ रही थी। ये समस्या, जैसे मैंने आपको बताया, ये समस्या केवल और केवल तमिलनाडु की समस्या नहीं थी। ये समस्या लगभग सारे स्टेट्स में जहाँ पे विपक्ष की सरकार होती है वहाँ पे ऐसी समस्याएं देखी गई है। जैसे अन्य राज्यों में भी ये स्थिति देखो, केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान सर, उन्होंने भी 8 विधेयकों को 2 साल तक लंबित रखा। पंजाब के राज्यपाल जो बनवारीलाल पुरोहित जी थे, उन्होंने भी अपने विधेयकों पर कई बार कार्रवाई नहीं की। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक में ही ऐसी शिकायतें आ रही थी। यानी कि शुरू से ही ये दिक्कत आ रही थी कि जहाँ पे राज्यपाल महोदय है वो कई बार विधेयकों को, भले उस विधेयक को राज्य विधानमंडल ने पारित कर दिया, लेकिन उस पर अपनी अनुमति नहीं देते थे। ठीक, तो ये समस्या थी। मुद्दा ये है क्या कि यार देखो, कोई सरकार निर्वाचित हुई और वो सरकार निर्वाचित होने के बाद भाई जनता के काम करने के लिए कानून बनाएगी। अब कानून बनाने के लिए आपको पता है कि विधानसभा और विधान परिषद से तो बिल पास करवाना ही होता है। जब उस पर राज्यपाल महोदय उस पर साइन करते हैं तभी वो कानून बनता है। अब राज्यपाल महोदय उस पर साइन नहीं कर पा रहे थे किन्हीं कारणों से, तो ये सारी समस्या क्या हो गई, पैदा हो गई। तो क्या किया जाए? अब जब तमिलनाडु में ये मामला उठा है ना, कि भाई लगभग 12 विधेयक ऐसे थे जिन पर 3 साल से भी अधिक का समय हो गया था और उस पर राज्यपाल महोदय अपना कोई निर्णय नहीं दे रहे थे, तब तमिलनाडु की सरकार कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट गई। देखो, अब देखो, राज्यपाल को लेकर अपने सबसे पहले विधेयकों को, अनुमति को लेकर अपना संविधान क्या कहता है कि जब कोई भी बिल पारित होकर विधानमंडल से राज्यपाल के पास आएगा तो राज्यपाल का क्या काम है, हमारा संविधान क्या कहता है देखना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 200 में इसके बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने ओरिजिनल जो संविधान का अनुच्छेद 200 है वो आपको यहाँ स्लाइड पे लगाया है, आप इसको ध्यान से एक एक शब्द को बड़े अच्छे से ढंग से पढ़ना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि संविधान के शब्द उसके नगीने हैं। वर्ड्स आर द जेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक एक शब्द का बड़ा महत्व है, एक एक शब्द का बड़ा मूल्य है। देखो, अनुच्छेद 200 क्या कहता है, विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक, सुनना मेरी बात, जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि पहले उसको विधानसभा या विधानमंडल से अपने पारित कर किया जाएगा, उसके बाद वो विधेयक किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। ठीक है, और राज्यपाल घोषित करेगा कि वे विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वे विधेयक को राष्ट्रपति पर विचार के लिए आरक्षित रखता है। 3 ऑप्शन है राज्यपाल के पास, क्या, या तो विधेयक को अनुमति देगा, या अनुमति रोक लेगा, या राष्ट्रपति पर विचार के लिए आरक्षित कर देगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वे धन विधेयक नहीं हैं, तो सदन या सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे सदन या सदन
की सदन या दोनों सदन विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशेषतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के प्रस्ताव की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। यानी कि आप देखना राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प है। एक मैं साधारण विधेयक के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वित्त विधेयक या धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक साधारण विधेयक के बारे में बता रहा हूँ कि जब कोई भी साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास कितने विकल्प है? 3 विकल्प है। ठीक है, 3 विकल्प कौन कौन से? या तो वो उसको बिल को अनुमति देंगे, अनुमति देते ही वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, या तो अनुमति देंगे या उस पर अनुमति रोक लेंगे। ठीक है, या उसको अनुमति रोक लेंगे या फिर उनको पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। क्या कर देंगे? पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है उनके पास, या तो अनुमति दीजिए या अनुमति रोक लीजिए, अनुमति देने से मना कर दीजिए, या आप क्या कर दो? पुनर्विचार के लिए लौटा दो। तो राज्यपाल के पास ये 3 विधेयक 3 जो विकल्प होते हैं जब कोई भी विधेयक उनके पास आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो आप एक चीज देखोगे कि जब कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए जाता है ना, तो पुनर्विचार के बाद जब राज्य विधानमंडल उसको वापस पारित करता है ना, तो राज्यपाल उसको जनरली अनुमति दे देता है। यही परंपरा है कि जब विधेयक राज्य विधानमंडल के पास वापस जाएगा तो फिर अपने राज्यपाल उसको अनुमति देता ही है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। हालांकि ये कहीं संविधान में ऐसा नहीं लिख रखा है, लेकिन ये अच्छी परंपरा है कि भाई जब वापस जाएगा तो उसको अनुमति दी जाएगी। ठीक, तो ये 3 विकल्प है, या तो अनुमति देगा या अनुमति या मना कर देगा। देखो यहाँ लिख रखा है, या तो अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा, भाई अनुमति देने से मना कर देगा, या उसको फिर राष्ट्रपति पर विचार के लिए रख सकता है। हाँ, एक ये भी ध्यान रखना है, वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रख सकता है। ठीक है, वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के विचार के लिए भी भेज सकता है। तो ये 4 विकल्प हमारे गवर्नर के पास होते हैं, या तो अनुमति देगा या अनुमति रोकेगा, या उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा, या राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है, देखना क्या लिख रखा है, ये कि जब वो उस पर अगर वापस लौटा दिया जाता है तो देखना जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन या दोनों सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगा। अब इसको राज्यपाल को अनुमति देनी होगी, ये संविधान में ही लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, अब राज्यपाल को विधेयक पर क्या देनी होगी? अपनी अनुमति देनी होगी। ठीक है, लेकिन इसका परंतु देखना क्या कह रहा है ये, और कि जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में, ठीक है, राज्यपाल की राय में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वे स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वे न्यायालय संविधान द्वारा परिकल्पित है संकटापन्न हो जाएगा, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। यानी कि अनुच्छेद 200 क्या कहता है, मैं आपको अच्छे से एक बात बता रहा हूं, थोड़ा इसको समझना। अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अनुच्छेद 200 4 बातें कहता है। कितनी बातें? 4 बातें। क्या क्या? कि जब कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए आएगा तो राज्यपाल उस विधेयक को या तो अपनी अनुमति देगा, ठीक है, या उस पर अपनी अनुमति रोक सकता है। ठीक है, रोक सकता, कितने समय के लिए रोक सकता है? ये समय सीमा संविधान में तय नहीं है। ठीक है, ये समय सीमा संविधान में तय नहीं है। ठीक है, या उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा। क्या करेगा? पुनर्विचार के लिए भेजेगा। जब उसको राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेजेगा और राज्य विधानमंडल जब उसको पुनः पारित करती है, अगर राज्य विधानमंडल विधेयक को क्या करती है? राज्य विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित करती है, वापस पारित करती है, तो ध्यान रखना, तो राज्यपाल को अनुमति देनी होगी। ठीक है, ये अपन को ध्यान होगा, तो राज्यपाल को अनुमति देनी होती है। और चौथा विकल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना। राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना।
ठीक है, राज्यपाल अगर चाहे तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि अगर कोई भी ऐसा विधेयक है जो, देखो, अगर कोई भी ऐसा विधेयक है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वे उसके जिसकी पूर्ति के लिए वे न्यायालय संविधान द्वारा परिकल्पित है, संकटापन हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोई भी बिल, ऐसा कोई भी विधेयक जो हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करता हो, हाई कोर्ट की शक्ति को क्या करता हो, कम करता हो, ठीक है, उस विधेयक को अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ेगा, अनिवार्य रूप से उस विधेयक को राज्यपाल की अनुमति के लिए, राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए जरूर आरक्षित करेगा। तो ये 4 विकल्प होते हैं अपने राज्यपाल के पास, अनुच्छेद 200 ये कहता है। अब आगे की कहानी समझना। अनुच्छेद 201 क्या कहता है? देखो 200 से रिलेटेड है 201, ठीक है, सुनना बड़े ध्यान से कि जब विचार के लिए आरक्षित विधेयक, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख दिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वे विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। यानी कि जब देखो, अगर ये चौथा ऑप्शन में आपको बात कर रहा हूं, अब यहां पे राष्ट्रपति बताएगा कि भाई वो उसको अनुमति दे रहा है या फिर उस पर अनुमति रोक रहा है। परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, यानी कि साधारण विधेयक है, उसके लिए वहां राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वे विधेयक को यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के साथ जो अनुच्छेद 200 के पहले प्रंतुक में वर्णित है लौटा दे। और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर सदन या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा। और यदि वे सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको यहाँ पे पूरी कहानी बताता हूँ कि जब कोई अनुच्छेद 201 क्या कहता है, अनुच्छेद 201 क्या कहता है, इसको आप वापस थोड़ा अच्छे से डिटेल से समझना। क्या कहता है कि जब भी कोई राज्यपाल है, राज्यपाल जब भी किसी विधेयक को, राज्यपाल जब भी किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजेगा, किसकी अनुमति के लिए, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजेगा, तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है देखना। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजेगा तो राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है देखना। तो राष्ट्रपति या तो उसको अनुमति देगा, ठीक है, पहली बात, या तो उस विधेयक को अनुमति देगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है। दूसरा, या उस पर अनुमति रोक सकता है। क्या कर सकता है, या अनुमति रोक सकता है, या वो क्या कर सकता है, या वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा राज्य विधानमंडल के समक्ष। जब राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो राज्य विधानमंडल का ये जिम्मेदारी कि उसे 6 माह में पुनः पारित करे। कितने माह में, ये देखो यहाँ समय लिख रखा है, 6 माह की अवधि में उसको क्या करे, पुनः पारित करे। और 6 माह के भीतर जब पुनः पारित किया जाता है तो उस विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के समक्ष अपने क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस अनुच्छेद 200 में और 201 में विधेयकों के बारे में बता रखी है। लेकिन आप इस पूरी प्रोसेस में एक लूप होल देखोगे, एक कमी देखोगे। कमी क्या है, कमी ये है कि यार राज्यपाल किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है, ये समय सीमा नहीं दे रखी संविधान में। क्या नहीं दे रखी, ये समय सीमा नहीं बता रखी कि राज्यपाल किसी विधेयक को कितने समय तक रख सकता है अधिकतम। भाई 2 महीने, 6 महीने, 5 साल, 10 साल, कितने समय तक रख सकता है, कोई तो टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसी कोई टाइम लिमिट हमारे संविधान में नहीं दी गई है। बस इसी को लेकर सारा विवाद है। समझ रहे हो मेरी बात को, इसी बात को लेकर सारा विवाद है। अब इसी बात का लेकर, इसी क्योंकि कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी, इसीलिए आप देखोगे कि गवर्नर ने लगभग 3 साल तक कोई उस विधेयक को पारित ही नहीं किया, अपने पास लंबित पड़े रहने दिया। क्यों? क्योंकि कोई संवैधानिक बाध्यता थी नहीं कि आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको इसको अनुमति देनी होती है। ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। तो इसीलिए ये सारी समस्याएं पैदा हो रही थी। जब ऐसे मामले बार बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जा रहे थे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना क्या दिया, अपना जजमेंट दिया। ये जजमेंट दिया इन्होंने अप्रैल 2025 में। 2 जजों की संविधान पीठ, 2 जजों की अपने बेंच है, वो बैठी और उन्होंने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? मामला क्या था मैंने बता दिया
कि अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु सरकार ने, अब देखो, जब तमिलनाडु के राज्यपाल वो नहीं कर रहे थे, विधेयकों को अनुमति नहीं दे रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने गई तो राज्यपाल ने वो 10 विधेयक वो वापस पुनर्विचार के लिए लौटा दिए, ठीक है, और विधानसभा ने वापस उन्हें पारित किए और राज्यपाल के पास भेजे, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें स्वीकृति देने के बजाय उनको राष्ट्रपति के पास भेज दिया। क्या हुआ, पहले विधेयक राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल महोदय ने उसको स्वीकृति दी नहीं, तो फिर राज्य विधान पुनर्विचार के लिए लौटाया, पुनर्विचार करके जब विधानमंडल ने वापस भेजा तो राष्ट्रपति जी ने उनको, राज्यपाल ने उनको राष्ट्रपति के पास भेज दिया विधेयकों को। तो ये समस्या आ रही थी, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया अप्रैल 2025 में कि यार ऐसे तो राज्यपाल कोई विधेयक को लंबित ही रहने देगा, भाई कोई निर्णय देगा ही नहीं, कभी उसको पुनर्विचार के लिए भेजता रहेगा, कभी उसको राष्ट्रपति के पास भेजता रहेगा, ऐसे तो कोई विधेयक कानून बन ही नहीं पाएगा, वही विधेयक कानून बन पाएगा जो राज्यपाल महोदय चाहेंगे। तो ये समस्याएं आ रही थी। तो इन समस्याओं को जब तमिलनाडु की सरकार लेकर सुप्रीम कोर्ट गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में 8 अप्रैल को 2 जजों की बेंच ने, एक जस्टिस JB पारदीवाला सर और एक जस्टिस R महादेवन, इन दोनों जजों की बेंच ने 415 पेजों का एक अपना जजमेंट सुनाया और इस जो 415 पृष्ठ का जो जजमेंट था उसमें एक ऐतिहासिक निर्णय इन्होंने दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि राज्यपाल का विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखना गैर कानूनी और संविधान के विरुद्ध है। आप यार कि जो राज्य विधानमंडल को विधेयक पारित कर रहा है आप उसको अनुमति नहीं दे रहे हो और उसको अनिश्चितकालीन समय तक आप अपने पास रोक के रख रहे हो, तो ये तो क्या है, ये तो अपने गैर कानूनी और संविधान का विरोध है, संविधान के विरुद्ध है। ऐसी टिप्पणी की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या कहा कि पुण्य पारित विधेयक को राष्ट्रपति को भेजना विधि की दृष्टि से गलत है। अब देखो वहां के राज्यपाल ने क्या किया, तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या किया, पूरी कहानी समझना। तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या किया, पूरी कहानी समझना आप। देखो हुआ क्या था कि सबसे पहले तो जो विधेयक थे उन पर कोई निर्णय नहीं दिया, उनको लंबित रहने दिया, विधेयकों को क्या रहने दिया, लंबित रहने दिया। जब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो इसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, क्या कर दिया, विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। जब पुनर्विचार के लिए लौटाया तो जब सुप्रीम कोर्ट गई तो जब विधानसभा ने पुनर्विचार करके वापस भेजा तो फिर इसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया, क्या कर दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। यानी कि कुल मिला के राज्यपाल महोदय उस पर अपना अंतिम स्वीकृति उसको नहीं दे रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे अनिश्चित काल तक आप अगर कोई विधेयक को क्या रखते हो, अपने पास लंबित रखने लगते हो तो ये गैर कानूनी है और संविधान के विरुद्ध है। और इन्होंने कहा कि ये विधि की दृष्टि से भी क्या है, गलत है ना, कानून की दृष्टि से भी गलत है कि एक बार विधानसभा ने विधेयक को वापस अपने पुनर्विचार करने के लिए आपने भेजा, अपने विधानमंडल ने पुनः उसको पारित कर दिया, फिर आप विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज रहे हो, ये तो गैर कानूनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का क्या मतलब होता है कि कोई आपके पास विधेयक आया राज्य विधानसभा ने, आपने देखा और उसको जेब में डाल दिया, ना हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो, ये ना भाई ये भी नहीं कह रहे हो कि आप इसको अनुमति दे रहे हो या अनुमति रोक रहे हो, ठीक है, कुछ कह ही नहीं रहे हो, अपने पास लंबित रख के बैठ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉकेट वीटो या एब्सोल्यूट वीटो की अवधारणा भारतीय संविधान में नहीं है, कि आप जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक है उसको पूरी तरीके से मना नहीं कर सकते या उस पर पॉकेट वीटो लगाकर नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं कि चुपचाप लेके जेब में डाल के बैठ गए, ये भी नहीं बता रहे कि हाँ कर रहे हो और ये भी नहीं कर रहे हैं कि ना कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना ऐतिहासिक फैसला यहाँ पे दे दिया। तो और भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कुछ बातें कही, देखना। आप कहोगे कि सर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किस अनुच्छेद के तहत दिया होगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था अनुच्छेद 142 के तहत। ये अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय की अवधारणा को क्या करता है, लागू करता है।
ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो अनुच्छेद 142 अपने संविधान का बहुत ही ताकतवर बनाता है हमारी सुप्रीम कोर्ट को। जब कोई काम नहीं लागू हो रहा है तो उसको लागू करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत दे सकती है। काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी के लोगों को मुआवजा देना हो, या साबानो केस में जो भरण पोषण का जो मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मुझे इस आदेश को लागू करवाना है, तब वो अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय की पालना, पूर्ण न्याय का सहारा लेती है। आप देखना ये संविधान का अनुच्छेद 142 आखिर है क्या। देखो, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण के बारे में आदेश। सुनना बड़े ध्यान से, मैंने जो ओरिजिनल संविधान में जो अनुच्छेद 142 दे रखा है वही आपके लिए लेके आया हूं। देखो, उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक हो। और इस प्रकार पारित डिग्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनेगी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबद्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी नीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगी। यानी कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए जो भी आदेश जारी करेगा वो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में लागू होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 142 कहता है। यानी कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट है वो कार्यपालिका को भी आदेश दे सकती है अनुच्छेद 142 में। अब देखो, इसमें अनुच्छेद 142 में आगे क्या लिख रखा है कि संसद द्वारा बनेगी, इस निमित्त बनेगी किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर करने, किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण पेश करने अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, अपने जांच के लिए बुला सकता है और हाजिर कर सकता है, कोई दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है, या अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करता है तो उसको दंडित भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 142 कहता है। तो इसी अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को क्या किया, ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। ये डेट 8 अप्रैल 2025 को। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई विधेयक को राज्यपाल कितने समय तक रोक सकता है, जिसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिमिट सेट, इस अपने जो फैसला था 8 अप्रैल 2025 को, उसमें वो टाइम लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दी। देखते हैं, देखो क्या समय सीमा निर्धारित की। तो देखो, कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या निर्धारित किया। देखो, अगर मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधेयक रोकना या राष्ट्रपति को भेजना हो तो 1 महीने पर। ठीक है, अगर आप किसी विधेयक को रोक रहे हो या राष्ट्रपति के पास आपको भेजना है तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर निर्णय लेना होगा। 1 महीने, जैसे आपके पास बिल आया तो 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको कहाँ भेजोगे, राष्ट्रपति के पास भेजोगे। सलाह के विपरीत विधेयक वापस करना, अगर आप इसको पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हो तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको पुनर्विचार के लिए लौटाना होगा। अगर राष्ट्रपति को भेज रहे हो तो 1 महीने के अंदर अंदर, पुनर्विचार के लिए भेज रहे हो तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको पुनर्विचार के लिए भेजना है। ठीक है, और जब कोई विधेयक पुनः पारित होकर आपके पास आएगा तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर उस पर निर्णय लेना है कि आप उसको पारित कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर आप राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को भेज रहे हो तो राष्ट्रपति उस पर कितने महीनों में निर्णय लेंगे, 3 महीनों में निर्णय लेंगे। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना। यानी कि निर्णय अगर चाहे आप ले रहे हो चाहे राष्ट्रपति ले रहे हो, निर्णय लेने के लिए कितने का समय, 3 महीने का समय है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। और अगर आपको उसको राष्ट्रपति को भेजना है तो 1 महीने के लिए, और पुनः पारित करने के लिए भेजना है तो भी आपका 1 महीने का समय है। यानी कि सीधा सा बात तय कर दी कि अगर आपको उसको राष्ट्रपति के पास भेजना है विधेयक को तो भी आपको 1 महीने के अंदर अंदर भेजना है। अगर आपको उसे पुनः पारित करने के लिए भेजना है, पुनर्विचार के लिए भेजना है तो भी 1 महीने के अंदर अंदर भेजना है। और अगर आप उसको पर अनुमति देना चाहते हो तो आपको
3 महीने के अंदर अंदर उस पर निर्णय लेना पड़ेगा कि आप भाई उस पर अपना बिल को पारित कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। और राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल भेजा है तो भी उसके लिए 3 महीने की समय सीमा। तो इस तरीके की समय सीमा राज्यपाल पर लगा दी गई, किसके द्वारा? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले जो कोई समय सीमा नहीं थी, जो पॉकेट वीटो का राज्यपाल यूज कर लेते थे, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक कोई विधेयक को अनुमति नहीं देते थे, उन विधेयकों को अब अनुमति देने के लिए राज्यपालों को बाध्य होना पड़ रहा था। समझ लो, आपको 3 महीने में आपको अगर पुनर्विचार के लिए भेजना है तो 1 महीने में भेजो, राष्ट्रपति के पास भेजना है तो 1 महीने के अंदर अंदर भेजो, अनुमति देनी है तो 3 महीने के अंदर अंदर देनी है, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, ठीक है। तो इस तरीके की समय सीमा का निर्धारण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, ठीक है। जब इस तरीके की समय सीमा का निर्धारण हुआ, और यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बात भी कही, डिम्ड असेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, डिम्ड असेंट। आपको इंटरव्यू में जरूर पूछी जाएगी कि ये डिम्ड असेंट क्या होता है, सुनना बड़ी ध्यान से। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए तमिलनाडु के 10 विधेयकों को 18 नवंबर 2023 जब वे पुनः पारित होकर राज्यपाल को भेजे गए से स्वीकृत मान लिया। राष्ट्रपति द्वारा 7 विधेयकों को अस्वीकार करना भी कानूनी रूप से अमान्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड असेंट का नाम कह दिया, यानी कि स्वीकृत मान लिया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अगर इस निश्चित समय सीमा के भीतर, ये जो निश्चित समय सीमा के भीतर अगर राज्यपाल विधेयकों पर निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर वो विधेयक पारित मान लिया जाएगा, डीम्ड असेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है, यानी कि ऑटोमेटिकली वो स्वीकार मान लिया जाएगा। ये होता है डीम्ड असेंट। जब एक निश्चित समय सीमा के भीतर विधेयकों पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो वो विधेयक क्या मान लिया जाता है? ऑटोमेटिकली उस पर पारित मान लिया जाता है। ये होता है डीम्ड असेंट, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जब 10 विधेयक थे उनको अपने राष्ट्रपति के पास भेज दिया था, तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या घोषित कर दिया? डीम्ड असेंट घोषित कर दिया, यानी कि पारित मान लिया गया। जब ऑटोमेटिक अगर एक निश्चित समय सीमा के भीतर आप काम नहीं करते हो तो वो काम अपने आप होगा और मान लिया जाता है, इसे बोलते हैं डीम्ड असेंट, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मई 2025, जब ये समय सीमा आरोपित की गई राष्ट्रपति पर और राज्यपाल पर विधेयकों को अनुमति के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा। अपनी जो राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति है उसका यूज किया मई 2025 में। और अप्रैल 2025 के फैसले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 प्रश्नों पर सलाहकारी राय मांगी। आपको पता है कि अनुच्छेद 143 ये कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? परामर्श मांग सकता है। न तो राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है, ना सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है। लेकिन अनुच्छेद 143 ऐसी व्यवस्था करता है कि अगर मंत्रिपरिषद को लगता है कि किसी विषय पर कानूनी राय लेनी जरूरी है तो वो राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकते हैं? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांग सकते हैं, राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं। ऐसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 143 कहता है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखो, ये कब मांगा गया था? मई 2025 में, और अनुच्छेद 143(1) के तहत मांगा गया था। तो देखना क्या है ये। देखो, अनुच्छेद 143 क्या कहता है? परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। ध्यान से देखना। देखो, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या उत्पन्न होने की संभावना हो जो ऐसी प्रकृति का या ऐसे व्यापक महत्व का है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वे उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकता है, और वे न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वे ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। क्या कर सकेगा? अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि कोई विधि का ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है, कोई विधि का सारवान प्रश्न उत्पन्न हो गया है, ठीक है,
और जिस पर राष्ट्रपति की राय जानना जरूरी है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानना जरूरी है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद 143 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकेगा, सुप्रीम कोर्ट से अपने सुप्रीम कोर्ट की राय जान सकेगा और उस पर विचार कर सकेगा। एक बात ध्यान रखनी है, ना तो सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है और ना राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है, कोई बाध्य नहीं है। अब देखो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उस परंतुक में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वे ठीक समझेगा राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। यानी कि दोनों की जगह लिख रखा है कर सकेगा, वो भी राय दे सकेगा और ये राय मांग सकेगा। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये अनुच्छेद 143 बताता है। अब इसी अनुच्छेद 143 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने 14 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से पूछे। कौन कौन से 14 प्रश्न पूछे, तो इधर देखना, ये 14 सवाल पूछे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से। क्या पूछा, सुनना बड़े ध्यान से कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उसके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प उपलब्ध होते हैं। क्या अब आप बताओ भाई, कौन कौन से हमारे पास विकल्प है कि हम अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। पहले तो ये 4 थे, अब आप बता दीजिए कि भाई अब हमारे पास कौन कौन से विकल्प है आपके जजमेंट के बाद। ठीक है, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे? क्या राज्यपाल हर बार फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानेगा? क्या ऐसा संविधान में प्रावधान है? समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा माननीय राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा। क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राज्यपाल किसी विधेयक पर अपना जो निर्णय देता है, जो अपना निर्णय लेता है या जो निर्णय सुनाता है, या विधेयक को अनुमति देता है, रोकता है या पुनर्विचार के लिए लौटाता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है, क्या ऐसे मुद्दे पर उस फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या ये न्यायिक समीक्षा के दायरे के अधीन आता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे। क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? अनुच्छेद 361 में अपन देखते हैं कि विशेष अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति और राज्यपाल को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? क्या अदालत न्यायिक अतिक्रमण नहीं कर रही? क्या अदालत के पास यह शक्ति है कि वो समय सीमा का निर्धारण करे, जबकि संविधान संशोधन का कार्य तो संसद का है, विधायिका का है? क्या अदालत के पास यह शक्ति है कि वो संविधान संशोधन करके अपनी तरफ से एक टाइम लिमिट दे सकती है, एक टाइम लिमिट बता सकती है? ऐसा माननीय राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा। क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आरक्षित रखा गया, उस पर राष्ट्रपति ने कोई निर्णय दिया, क्या इसको भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करोगे? हमने तो सुना था कि सुप्रीम कोर्ट कानून बनने के बाद अपने फैसले देता है। तो ये माननीय राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे क्वेश्चन। क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले पर भी समय सीमा तय कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास सच में अनुच्छेद 142 के तहत इतनी शक्ति है कि वो राष्ट्रपति पर समय सीमा का निर्धारण कर दे कि कोई विधेयक है उसको राष्ट्रपति कितने समय में अनुमति देंगे? क्या ये सच में सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है अनुच्छेद 142 के तहत? ये माननीय राष्ट्रपति ने पूछा है। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? भाई, सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य राष्ट्रपति के लिए है। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले पर कानून लागू होने से पहले ही अदालतें सुनवाई कर सकती है? भाई, कानून लागू ही नहीं हुआ उससे पहले आप तय कर रहे हो कि इतने समय में लिमिट देनी है, इतने समय में आपको उस पर क्या देना है, अपना समय सीमा का निर्धारण आपने कर लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है? भाई, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को ही तो बदला या राज्यपाल के फैसले को ही तो बदला। राज्यपाल ने उसको क्या कर दिया, राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे डीम्ड एसेट घोषित कर दिया, यानी कि उसे स्वीकृत मान लिया गया। तो यही माननीय राष्ट्रपति ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने अनुच्छेद 142 में इतनी शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल रहा है? क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होते? भाई, आप
भाई प्रक्रिया संविधान में क्या दे रखी है कि कोई भी विधेयक वो कानून तभी बनेगा जब जब उस पर राज्यपाल के साइन होंगे। तो बिना राज्यपाल के साइन कोई विधेयक कैसे स्वीकृत मान लिया जाएगा? ऐसा माननीय राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा। क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? भाई संविधान की व्याख्या की मामला है वो आप दो जजों ने मिलकर संविधान की व्याख्या कर दी, संविधान में एक तरीके से एक समय सीमा का निर्धारण कर दिया। तो ये पूछ रहे कि क्या ये कम से कम 5 जजों का कार्य नहीं होना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों को से मेल ना खाता हो? ऐसा आदेश दे सकता है जो संविधान में एक तरीके से संशोधन कर दे, जो संविधान में बात लिखी हुई नहीं है, जो समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट निर्धारित कर सकता है? ऐसा राष्ट्रपति ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछा। क्या केंद्र या राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? क्या विवाद सुलझाने का एकमात्र जरिया सुप्रीम कोर्ट ही है जो हमारे संघवाद को बचाने का कार्य? तो ये जो 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को पूछे माननीय राष्ट्रपति ने अपनी अनुच्छेद 143 के तहत, उसमें उस पर निर्णय देने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक पीठ बनानी पड़ी। एक संविधान पीठ का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया और जो ये 14 क्वेश्चन माननीय राष्ट्रपति ने पूछे उन पर निर्णय देने के लिए। तो आप इन सभी क्वेश्चनों में वही पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति ये पूछ रहे हैं कि यार जो अप्रैल 2025 में 2 जजों की बेंच ने जो जजमेंट दिया था क्या वो सही था? आप इसका एक बार इस पर हमें अपनी राय दीजिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट से पूछा, किससे? माननीय राष्ट्रपति ने, कि आपने जो जजमेंट दिया था वो कहीं संवैधानिक अतिक्रमण तो नहीं है? क्या आपके पास सच में वो शक्ति है कि आप राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल दे? क्या आप सच में आप में वो शक्ति है कि अनुच्छेद 142 के तहत आप राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश दे सके? क्या आप में, क्या सच में कोई विधेयक ऐसा हो सकता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वो कानून बन जाए? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई बात जो विधेयक में नहीं लिखी हुई है और कानून में नहीं लिखी है और उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? तो ये सारे क्वेश्चन जब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे तब सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि अनुच्छेद 143 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी राय राष्ट्रपति जी मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? तो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ का गठन करता है। अब देखो क्या होती है संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपन बोलते हैं। देखो संविधान पीठ अनुच्छेद 145(3) में इसका जिक्र है। ये कई बार पेपर में आता है कि संविधान पीठ का जिक्र कहाँ है? 145(3) में है। तो देखो 145(3) क्या कहता है कि जब भी किसी मामले में, देखो संवैधानिक पीठ कब गठित होती है? जब भी किसी मामले में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ, विधि का साधारण प्रश्न, एज टू द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शामिल हो, या तो संविधान की व्याख्या करना शामिल हो या कोई विधि का साधारण प्रश्न किसी मुद्दे में शामिल हो, तब संविधान पीठ का गठन किया जाता है। तो 2 कारण दे रखे हैं, ध्यान रखना संविधान पीठ के गठन का अनुच्छेद याद रखना 145(3) में। और 2 कारण क्या है? या तो कोई विधि का साधारण प्रश्न हो या विधि की कोई व्याख्या करनी हो। मतलब ऐसा कोई मुद्दा हो जिस पर लगता है कि हाँ इस पर तो राय जाननी जरूरी है सुप्रीम कोर्ट की, बिना इसकी राय जाने कार्य नहीं चल सकता, वो होता है विधि का साधारण प्रश्न, जिस पर एक प्रश्न के कारण हजारों मुद्दे, हजारों जो केसेस है उस पर डिपेंडेंट होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसी स्थिति में क्या गठित किया जाता है? ऐसी स्थिति में संविधान पीठ का गठन किया जाता है अनुच्छेद 145(3) के तहत। ठीक। अब देखो जब माननीय राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक परामर्श से अपने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से जब परामर्श मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक पीठ का गठन किया। ठीक। संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज होते हैं, ध्यान रखना। 5 जजों की संवैधान पीठ का गठन किया और इन 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, या जो 14 प्रश्न जो पूछे गए थे राष्ट्रपति के द्वारा, उस पर क्या किया गया? उस पर अपना फैसला, अपनी राय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी। ठीक है, देखो क्या राय दी, सुनना बड़े ध्यान से। 20 नवंबर 2025 को
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 111 पृष्ठों की सर्वसम्मत राय दी। सर्वसम्मत मतलब सभी ने मिलकर अपनी सभी सहमति से राय दी। माननीय बी.आर. गवई साहब भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनकी अध्यक्षता में एक बेंच बैठी और 111 पृष्ठों की इन्होंने अपनी राय दी। देखो, इस राय में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले फैसले को, जो 2 जजों की बेंच ने अप्रैल 2025 में दिया था, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे पलट दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखना। 6 बातें प्रमुख कही। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा, जो टाइम लिमिट तय कर रखी थी, उस पर अपना निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया टाइम लिमिट पर? अप्रैल 2025 के फैसले के विपरीत संविधान पीठ ने कहा कि अदालत राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकती। यह संवैधानिक अतिक्रमण है। संविधान में इस तरीके से समय सीमा का कोई जिक्र नहीं है और माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से इस तरीके से क्या नहीं कर सकती, समय सीमा का निर्धारण नहीं कर सकती। यानी कि जो समय सीमा का निर्धारण यहाँ पे किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस समय सीमा के निर्धारण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह समय सीमा का निर्धारण माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक है, तो ऐसा एक तो ये कह दिया गया कि भाई समय सीमा का निर्धारण कोर्ट नहीं कर सकता, अपने सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि समय सीमा लागू करना संविधान द्वारा संरक्षित लचीलेपन, एक जो फ्लेक्सिबिलिटी अपने संविधान में दे रखी है कि कोई विधेयक को रोकना, जो उनका एक विवेकाधिकार दे रखा है ना, उसको एक तरीके से क्या कर देगा, खत्म कर देगा और चीज़ों को ज़्यादा रिजिड बना देगा, ज़्यादा अपने कठोर बना देगा, गत्यात्मकता कम हो जाएगी। तो एक तो पहले फैसला कह दिया कि भाई हम समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। डीम्ड एसेट पर क्या कहा कि स्वीकृत मान लिया जाएगा। अगर 3 महीने में राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई निर्णय नहीं लेते तो वो विधेयक अपना पारित मान लिया जाता है, स्वीकृत मान लिया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ने कहा कि डीम्ड एसेट की अवधारणा को खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय ने साइन नहीं किए, उसको स्वीकृति नहीं दी और अपना आप स्वीकृत मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि डीम्ड एसेट का अर्थ होगा कि कोई दूसरी संस्था राज्यपाल की भूमिका ले रही है। सही कहा कि 3 महीनों में अगर निर्णय नहीं दिया और उसका फिर न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी, तो यानी कि अंतिम फैसला तो फिर सुप्रीम कोर्ट ले रहा है। 3 महीने में अगर उन्होंने निर्णय नहीं लिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी। यानी कि जो काम विधेयकों की अनुमति देने का था वो राष्ट्रपति का था या राज्यपाल का था, वो काम तो सुप्रीम कोर्ट के पास चला आया। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि जो संविधान में जो काम जिसका दे रखा है वो काम तो ट्रांसफर हो गया। मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय बहुत बिजी हो गए और 3 महीनों में उन्होंने राय नहीं दी, 3 महीनों में उस पर विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दी, तो फिर वो अपना स्वीकृत मान लिया जाएगा या फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। तो यही यहाँ पे कहा गया कि भाई कोर्ट ने कहा कि कोई दूसरी संस्था राज्यपाल का भूमिका ले रही है कि स्वीकृति मान ली जाएगी। इसका मतलब क्या है? स्वीकृति मान ली जाएगी, इसका मतलब क्या है कि भाई फिर तो उसकी केवल न्यायिक समीक्षा हो सकती है और इसका मतलब जो राज्यपाल और राष्ट्रपति का काम है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, यानी कि जो कार्यों का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये संविधान के खिलाफ है, ये संवैधानिक व्यवस्था का अधिग्रहण है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा निर्धारित की गई थी, ठीक है, देखना, एक जो समय सीमा निर्धारित की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको खत्म कर दिया गया। दूसरा, जो डीम्ड असेट का कंसेप्ट था कि स्वीकृति अपना मान ली जाएगी अगर 3 महीने में स्वीकृति नहीं देते, उस कंसेप्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, और क्या कहा? और सीधा सीधा बता दिया, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या क्या विकल्प है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा बता दिया कि भाई 3 विकल्प है। कौन कौन से विकल्प है? या तो उसको स्वीकृति देनी होगी राज्यपाल को कोई भी विधेयक को, या उसको चाहे तो वापस भेज सकते हैं, या उसको राष्ट्रपति के विचार है तो आरक्षित रख सकते हैं। 3 रहेंगे। सीधा बता दिया कि भाई कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जब स्वीकृति के लिए आएगा तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प रहेंगे, या तो उसको स्वीकृति देंगे, या उसको वापस भेजेंगे, या राष्ट्रपति के विचारार्थ
प्रस्तुत करेंगे। ये तीनों अपन को ध्यान रखना है। यानी कि जो अप्रैल 2025 में जो निर्णय दिया था उसमें क्या चेंज किया गया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनः पारित विधेयक को भी राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज सकता है। ठीक है, हालांकि समय सीमा तय करने से इनकार किया, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते, और यदि ऐसा करोगे तो न्यायिक समीक्षा का विरोध हमेशा खुला रहेगा। कि इन्होंने कहा कि भाई अगर देखो तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या किया था, विधेयक आया अपने विधानमंडल से पारित होकर, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। जब पुनर्विचार करके जब वापस उसको पारित करके भेजा तो फिर राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति के लिए भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल तक क्या नहीं रख सकते, लंबित नहीं रख सकते। अगर ऐसा हुआ कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई विधेयक पर अपने राज्यपाल अनुमति दे ही नहीं रहे, तो फिर हम एक सीमित न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकती है। तो यहाँ पे कहा कि भाई न्यायिक समीक्षा तो हो सकती है, लेकिन सीमित हो सकती है ऐसी स्थिति में जब राज्यपाल एक लंबे समय तक क्या नहीं दे, विधेयकों को अनुमति नहीं दे, अनिश्चित काल तक वो अगर किसी विधेयक को लंबित रख लेते हैं तो फिर उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। सीमित न्यायिक की बात कही, कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल लंबे समय तक बिना स्पष्टीकरण के अनिश्चित काल तक निश्चित रहते तो संविधान के दायरे में रहते हुए उसकी क्या की जा सकती है, सीमित न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट है वो निर्देश दे सकती है कि वह उस बिल पर क्या ले, कोई ना कोई निर्णय ले। ठीक है, और ये कहा कि भाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल का विवेकाधिकार है और कि कोई भी विधेयक आता है उसको अनुमति देना या नहीं देना, ये सिर्फ राज्यपाल का विवेकाधिकार है, उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ये एकदम उसका क्या है, विवेकाधिकार है कि किसी विधेयक पर अनुमति देनी है या पुनर्विचार के लिए भेजना है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना है, ये केवल और केवल उसका विवेकाधिकार है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 5 बातें कही। क्या कहा कि कोई समय सीमा नहीं है राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए, डीम्ड असेंट का जो कंसेप्ट है उसको खारिज किया जा सकता है। तीसरा ये कहा कि भाई कोई भी विधेयक है उसको अनिश्चित काल तक क्या नहीं रखा जा सकता, अनिश्चित काल तक उसको अपने लंबित नहीं रखा जा सकता। अगर कोर्ट अगर ऐसा करता है राज्यपाल तो उसकी सीमित न्यायिक समीक्षा हो सकती है, सीमित न्यायिक समीक्षा। और सीमित न्यायिक समीक्षा में क्या हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट है वो राज्यपाल को निर्देश दे सकती है, राज्यपाल को, सुप्रीम कोर्ट है वो राज्यपाल को निर्देश दे सकती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई सीमित न्यायिक समीक्षा हो सकती है, राज्यपाल को निर्देश दिया जा सकता है। और क्या कहा, और ये कह दिया कि भाई सीमित न्यायिक समीक्षा हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को निर्देश दे सकता है, और अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को चाहे उसकी स्वीकृति देना हो या अपने पुनर्विचार के लिए वापस भेजना हो या राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजना हो, ये सब राज्यपाल का विवेकाधिकार है। राज्यपाल का क्या है, स्वविवेक है, विवेकाधिकार है। और इसके लिए राज्यपाल को क्या नहीं करना होता है, इसके लिए राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये 5 बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में नवंबर 2025 में 5 जो की संविधान अपने बेंच बैठी उसने ये 5 बातें कही। क्या क्या कहा कि एक तो भाई जो समय सीमा है जो निर्धारित की थी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में, उस समय सीमा को खारिज कर दिया। दूसरा डीम्ड असेंट की बात कही, जो डीम्ड असेंट की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि अपना आप स्वीकृत मान लिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया। और तीसरा कहा कि भाई अनिश्चित काल तक के लिए उसको लंबित नहीं रख सकते। चौथा कहा कि अगर अनिश्चित काल तक राज्यपाल किसी विधेयक को लंबित रखते हैं तो उसकी सीमित न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और फिर 5वां कहा कि ये राज्यपाल का केवल और केवल स्वविवेक है या विवेकाधिकार है कि वो किसी विधेयक को स्वीकृति देते हैं या पुनर्विचार के लिए भेजते हैं या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं, इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो ये 5 बातें सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अपने जजमेंट में कही, या अपनी जो राय थी उसमें कही।
अब देखो, ये 500 बातें मैंने आपको बताई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना 2 जजों की बेंच ने जो पहले अप्रैल 2025 में फैसला दिया, उसको पलटते हुए जो नवंबर 2025 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में 5 जजों की संविधान बेंच ने अपनी जो राय दी, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या अंतर कहा। देखो, अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले समय सीमा तय कर दी 1 महीने की और 3 महीने की। क्या कर दी? 1 महीने की और 3 महीने की समय सीमा तय कर दी। यानी कि कोई भी विधेयक है उसको राष्ट्रपति और राज्यपाल 3 महीने के अंदर अंदर स्वीकृत करेंगे। राज्यपाल को अगर उसको पुनर्विचार के लिए भेजना है तो भी 1 महीने में, राष्ट्रपति के पास भेजना है तो भी 1 महीने की समय सीमा। ये समय सीमा वाला फैसला अप्रैल 2025 में दिया गया था, लेकिन अभी जो नवंबर 2025 में 5 जजों की बेंच बैठी, उसने कहा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान सेवा अपने समय सीमा का निर्धारण करती है तो ये जो संविधान में जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन दे रखा है, उसको खत्म करती है और ये संवैधानिक अतिक्रमण माना जाएगा। दूसरा, जो डीम्ड असेट यानी कि अपना आप स्वीकृत मान लिया जाएगा, ठीक है, जो अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में अपने फैसले पर दी गई थी कि कोई भी फैसला जिस पर अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल 3 महीने के अंदर अंदर निर्णय नहीं लेते कोई भी विधेयक पर, तो वो अपना आप पारित मान लिया जाएगा। तो उसको क्या कर दिया, उस अवधारणा को नवंबर 2025 में खारिज कर दिया। पुण्य पारित विधेयक है ना, मतलब जैसे एक बार राज्यपाल ने कोई विधेयक अपने विधानसभा से पारित होकर आया, तो राज्यपाल अगर उसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो फिर राज्यपाल के लिए उसको अनुमति देनी होगी। ऐसा अप्रैल 2025 में कहा कि राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते, लेकिन नवंबर 2025 में कहा कि अगर कोई विधेयक पुनः पारित किया गया तो भी उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। और न्यायिक समीक्षा, पहले कहा कि भाई न्यायिक समीक्षा हो सकती है, अगर 3 महीने में नहीं दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करेगी और वो अपना आप लागू मान लिया जाएगा। लेकिन अब कहा कि नहीं, राज्यपाल का और राष्ट्रपति का ये पूर्ण विवेकाधिकार है कि वो अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों को अनुमति दे ना दें या पुनर्विचार के लिए लौटाए, ठीक है। हाँ, सीमित न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि अगर कोई विधेयक को राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए लंबित रख लेते हैं ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनको निर्णय दे सकती है, उनको आदेश दे सकती है, निर्देश दे सकती है कि वो उस विधेयक पर कोई ना कोई निर्णय ले। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा, पहले क्या थी और अब क्या हो गया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में ये जो अपना निर्णय दिया था ना, ये एक समय सीमा निर्धारित की गई थी या एक डीम्ड असेट वाला जो कंसेप्ट आया था ना, यार ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही नहीं दिया। काफ़ी लंबे समय से ये संवैधानिक एक समस्या जैसी पैदा हो गई थी कि राज्यपाल विधेयकों को अनुमति नहीं दे रहे थे। एक काफ़ी लंबे समय से ये समस्या देखी जा रही थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया, हालांकि 5 जजों की संविधान पीठ ने उसको सही नहीं माना और उसमें उसको खारिज कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में जो फैसला दिया था, उससे पहले भी कई आयोगों ने इस पर अपना निर्णय दिया था। जैसे 1988 में आयोग आया था, सरकारी आयोग। कौन सा? सरकारी आयोग। सरकारी आयोग ने क्या कहा था, सुनना, यही अनुच्छेद 200 को लेकर क्या कहा था। इन्होंने कहा कि भाई राज्यपाल को विधेयकों पर उचित समय में निर्णय लेना चाहिए, एक निश्चित एप्रोप्रिएट टाइम लिमिट में इसका क्या किया जाना चाहिए, विधेयकों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। और कहा कि 3 विकल्प है, या तो एक्सेप्ट करो या रिटर्न करो या रिवर्स करो, या तो आप विधेयक को स्वीकृत करो या वापस लौटो या उसे पुनर्विचार के लिए भेज दो। जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे तो अपन को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को भी अपने समय समय पर राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देते रहनी चाहिए। यानी कि सरकारी आयोग ने कोई टाइम लिमिट नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ यार, अगर आप अनिश्चित काल तक एक विधेयक को लंबित रखते हो तो ये संवैधानिक प्रक्रिया के साथ एक तरीके से मतलब ये संविधान का पूर्ण रूप से अच्छे से पालन नहीं है, और एक निश्चित समय सीमा में इसकी क्या, उचित समय सीमा में इसकी क्या की जानी चाहिए, इसको अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि सरकारी आयोग ने कोई टाइम लिमिट की सिफारिश नहीं की थी कि आप इस तरीके से टाइम लिमिट लगा दो, लेकिन बात तो सरकारी आयोग ने वही कही थी कि भाई एक लिमिट तो होनी चाहिए। फिर देखो, फिर 1969 में जो राज्य मंत्रणा कमेटी आई थी, उसने भी यही कहा था
कि राज्यपाल को अपने विवेक से विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वतंत्रता नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये स्वविवेक नहीं होना चाहिए राज्यपाल का कि कोई विधेयक को स्वीकृत कर रहा है या पुनर्विचार के लिए भेज रहा है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख रहा है। ये मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि भाई ये पूरी तरीके से उनका विवेकाधिकार है, बस सीमित न्यायिक समीक्षा हो सकती है। राज्यपाल को अनावश्यक विलंब से बचना चाहिए और विधेयक पर निर्णय के लिए रीजनेबल टाइम लिया जाना चाहिए। देखो, आप सरकारी आयोग को देखोगे तो सरकारी आयोग ने भी यही कहा कि यार उचित समय में निर्णय लेना है। क्या लेना है? उचित समय में निर्णय लेना है। ठीक है, ऐसा सरकारी आयोग ने कहा कि विधेयकों पर उचित समय में निर्णय लेना है, और वही रीजनेबल टाइम की बात की राजमंडल कमेटी ने। ठीक है, लेकिन जो पुंछी आयोग आया था, इस पुंछी आयोग ने 2007 में एक महत्वपूर्ण सिफारिश करते हुए कह दिया, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम लिमिट सेट की थी ना, ये पहले पुंछी आयोग ने बताई थी कि भाई सामान्य विधेयक पर तो 30 से 60 दिनों में राज्यपाल को निर्णय लेना चाहिए, विशेष महत्व के विधेयक पर 3 महीनों पर, और जो आरक्षित विधेयक है राज्यपाल के पास उसमें पर 6 महीने से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। यानी कि जो टाइम लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी अप्रैल 2025 में, उसकी सिफारिश पुंछी आयोग ने की थी 2007 में। बाकी सभी जो आयोग थे उन्होंने एक एप्रोप्रिएट, एक रीजनेबल टाइम लिमिट की बात की थी, ये कोई लिमिट सेट नहीं की थी। ठीक है, जो लिमिट अगर राज्यपाल की आत्मघोषित होगी ना, वही उस तरीके से काम कर पाएगी, लेकिन पुंछी आयोग ने ये सिफारिश की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि एक टाइम लिमिट की सुप्रीम कोर्ट से निर्णय से पहले किस आयोग ने सिफारिश की थी? तो पुंछी आयोग ने की थी। ठीक है, तो यार ये अपन ने पूरा मुद्दा देखा, इसको समझा और इसको पढ़ा। एक बार मैं आपको पूरा एक जो अपन ने पढ़ा उसका एकदम संक्षिप्त में उसका सार बता देता हूँ, आप मेरे साथ देखते चलना। देखो, अपन जो विधेयकों को अपने राज्यपाल द्वारा जो विधेयकों को लंबित रखने वाला जो विवाद था, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में राय दी है, उस फैसले पर अपन क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। फिर देखो मामला क्या था, मैंने आपको बताया कि केरल के राज्यपाल पिछले 3 सालों से 12 से अधिक विधेयक ऐसे हो गए थे जिस पर कोई निर्णय नहीं दे रहे थे। ठीक है, तब वहाँ पे केरल की जो गवर्नमेंट थी वो कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट ने और ये केवल केरल की बात नहीं थी, अन्य जो राज्य थे वहाँ पे भी राज्यपाल की ऐसी मनमर्जियाँ देखी गई थी। ठीक है, तब जो केरल की राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट गई, और फिर मैंने आपको बताया कि अपने अनुच्छेद 200 क्या कहता है, या तो अनुमति देगा या रोकेगा या राज्यपाल अपने क्या करेगा? राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि 201 में यही कह रखा है कि राष्ट्रपति, फिर कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा गया है तो राष्ट्रपति या तो उस पर अनुमति देगा या उसको रोकेगा या पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। जब पुनर्विचार के लिए लौटाएगा तो 6 माह के भीतर उस राज्य विधानमंडल को क्या करना होता है? पुनर्विचार करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से क्योंकि कोई विधेयक है उसको राज्यपाल कितने समय तक रोक सकता है, इसकी कोई टाइम लिमिट संविधान में नहीं थी, तो इस प्रावधान का एक तरीके से दुरुपयोग हो रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में एक जजमेंट दिया, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 415 पेजों का सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई अपने राज्यपाल अगर अनिश्चित समय तक अगर किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देते तो ये गैर कानूनी है, और कह दिया कि भाई पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो हमारे यहाँ पे राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय किस अनुच्छेद के तहत दिया? तो अनुच्छेद 142 के तहत, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका को आदेश दे सकती है पूर्ण न्याय को लागू करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और फिर जो समय सीमा निर्धारित की गई थी 1 महीना और 6 महीना, कि राज्यपाल किसी विधेयक को अपने 3 महीने में अनुमति देंगे, राज्यपाल भी 3 महीने में अनुमति देंगे। अगर नहीं होगा तो वो डिम्ड सेट मान लिया जाएगा, अपना आप स्वीकृति मान ली जाएगी। और अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है या पुनर्विचार के लिए भेजा जा रहा है तो उसके लिए 1-1 महीने की टाइम लिमिट थी। तो इस तरीके से टाइम लिमिट लगा दी गई। जब इस तरीके से टाइम लिमिट लगेगी तो भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा अनुच्छेद 143 की शक्तियों के तहत। ठीक है,
और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से ये 14 सवाल पूछे थे कि आपने जो निर्णय दिया था वो संविधान के अनुसार था या नहीं था। ठीक है, तो जब ये 14 क्वेश्चन पूछे गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 145(3) कहता है कि जब किसी भी मुद्दे पर कोई विधि का सारवान प्रश्न निहित हो या विधि की व्याख्या करनी हो तो राष्ट्रपति अगर परामर्श मांगे तो संविधान पीठ उस राष्ट्रपति को क्या देगी, परामर्श देगी। तो 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये अपने फैसला दिया। एक तो कहा कि भाई जो समय सीमा का निर्धारण किया गया था वो उचित नहीं था। समय सीमा का निर्धारण करने से जो संविधान में लचीलापन दे रखा है वो क्या होता है, वो खराब होता है। ठीक है, ये लचीलापन के विपरीत होगा। और दूसरा है डीम्ड असेंट से कहा कि अपना स्वीकृति मान ली जाएगी फिर उसकी न्यायिक समीक्षा हो जाएगी। ये एक तरीके से अपने संवैधानिक व्यवस्था का अधिग्रहण होगा, यानी कि जो भूमिका राज्यपाल को दे रखी है उसके साथ क्या होगा, अतिक्रमण होगा। ठीक है, फिर कह दिया कि भाई राज्यपाल के पास 3 विकल्प रहेंगे, या तो उसको स्वीकृति देंगे या उसको वापस भेजेंगे या राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको रखेंगे। ठीक है, और लेकिन एक बात ये भी कह दी कि भाई ऐसा नहीं है कि हम समय सीमा का निर्धारण नहीं कर रहे तो अनिश्चित काल तक वो लंबित रख सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। अगर आप अनिश्चित काल तक लंबित रखेगा राज्यपाल कोई विधेयक को तो हम उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं और राज्यपाल को आदेश या निर्देश दे सकते हैं। सीमित न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है और अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल अगर किसी विधेयक को स्वीकृति देता है या पुनर्विचार के लिए लौटाता है या राष्ट्रपति के लिए आवश्यक रखता है तो ये सब उसके विवेकाधिकार पर निर्भर होगा, न कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह पर निर्भर होगा। तो दोनों फैसलों की तुलना मैंने बता दी। हालांकि इस तरीके के समय निर्धारण की बात पहले भी कई आयोगों ने की थी। चाहे सरकारी आयोग ने कहा कि उचित समय का निर्धारण होना चाहिए, राजमन्ना कमेटी ने भी कहा कि अपने एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, लेकिन पुंछ आयोग ने इसी तरीके की टाइम लिमिट लगाने की बात कही गई थी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये सब मैंने बातें आपको बताई। अब आपसे एक बात मैं आप और कहता हूँ कि क्या इस तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को अपने जो बदलाव किया है, चेंज किया, क्या है सही है? क्या समय सीमा का निर्धारण करना सही नहीं था? क्या समय सीमा के निर्धारण से समस्या सोल्व नहीं हो जाती? देखो, समय सीमा के निर्धारण से क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, 5 चुनौतियाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कि भाई ये जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्यों का एक तरीके से अधिग्रहण मान लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो संविधान में लचीलापन दे रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, उसके विपरीत होगा। ये राज्यपाल का जो स्वीकाराधिकार दे रखा है उसके विपरीत होगा। इसलिए हम कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं कर रहे। तो यार आपको क्या लगता है कि ये समय सीमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या राज्यपाल के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो जो जनता के द्वारा निर्वाचित जो विधानसभा और विधान परिषद है वो कोई जो उसके सारे विधेयक अगर कोई फैसला लेकर कोई विधेयक उसके पास भेजता है तो क्या वो उस पर रोक लगा सके? क्या अनिश्चित समय तक लंबित रख सके? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसकी सीमित न्यायिक समीक्षा कर सकेंगे, लेकिन अच्छा ये होता है कि माननीय हमारी जो संसद है, हमारी जो विधायिका है, वो ही इस पर आगे आए और जो अनुच्छेद 200 में एक संशोधन करके एक समय सीमा का निर्धारण हमारी विधायिका खुद ही कर दे। संविधान में संशोधन करने का काम तो हमारी विधायिका का, हमारी पार्लियामेंट का है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ज़्यादा अच्छा ये होता कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद ही इसमें क्या कर दे, संविधान संशोधन कर दे। तो ये ज़्यादा अच्छा विकल्प रहता, फिर उसी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर सकती है। ठीक है, लेकिन अपन देखते हैं कि ऐसा अक्सर होता नहीं है। पहले कई आयोगों ने इसकी सिफारिश भी की है। मुझे लगता है कि आपको ये पूरा मुद्दा अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है, अनुच्छेद 142 क्या होता है, अनुच्छेद 200 और 201 क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, पहले दिया वो क्या था, बाद में दिया वो क्या था, डीम्ड असेट क्या होता है। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।